अस्सलाम वालेकुम। लर्नर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है ग्लोबलाइजेशन, एन एरा ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ग्लोबलाइजेशन को हम डीपली स्टडी करेंगे। वाज़ेह है कि ये वीडियो हमारी थोड़ी सी लेंथ में ज़्यादा हो सकती है। तो आज हम ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आप ग्लोबलाइजेशन को एक पिक्चर में कम्प्लीटली समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आखिर है क्या। जैसा कि हम सुनते आए हैं कि द प्लैनेट हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। तो स्मॉल वर्ल्ड एक जे वार्स की बुक है, ये रिकमेंड करूँगा, इसको स्टडी कीजिएगा। इसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ टाइम एंड स्पेस इज़ बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल विलेज थीसिस पोज्ड बाय कम्युनिकेशन स्कॉलर मार्शल मैकलुहान इन गुटनबर्ग गैलेक्सी 1962। तो इसने इंटेंसियस कम्युनिकेशन हैज़ डिस्ट्रॉय बाउंड्रीज एंड क्रिएटेड अ ग्लोबल विलेज। तो इसने एक कंसेप्ट दिया था फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल विलेज का। तो ये ग्लोबल विलेज की आप जो कनेक्शन है या जो कनेक्टनेस है ये आप देख सकते हैं, जो इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, ये ग्लोबल विलेज। तो पूरी दुनिया, तो द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल रूट। तो कैसे? लेट्स सपोज ब्रेकफास्ट इन न्यूयॉर्क, लंच इन लंदन एंड डिनर इन दुबई। तो ये आप एक चैनल देख सकते हैं जो वर्ल्ड के ग्लोबल रूट्स का। इसके बाद व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन आखिर है क्या चीज़? रिमूवर ऑफ बैरियर बिटवीन कंट्रीज़, कि कंट्रीज़ के दरमियान जो बैरियर्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए। टू मूव बियॉन्ड डोमेस्टिक एंड नेशनल मार्केट। तो डोमेस्टिक भी और नेशनल मार्केट में भी मूव करना चाहिए, उनसे बाहर भी जाना चाहिए, जैसे कि फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दुनिया को हर जगह पे घूमना चाहिए। अ ब्रॉडनिंग, डीपनिंग एंड स्पीडिंग अप ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। Process of international integration arising from the interchange of world views, products, ideas, and other aspects of culture. Process of interaction and integration among the people, companies, and governments of different nations. A process driven by international trade and investment and aided by information technology. This is all globalization. Globalization basically the increased unification of world economic order, जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, उनकी यूनिफिकेशन को थ्रू रिडक्शन ऑफ सच बैरियर जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में होते हैं, जैसे कि टैरिफ हो गए, एक्सपोर्ट फीस या इंपोर्ट कोटाज जो होते हैं, उनको रिमूव करना, वो ग्लोबलाइजेशन के ज़ुमरे में आता है। तो गोल इसका है इंक्रीज मटेरियल वेल्थ, गुड्स एंड सर्विस थ्रू एन इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर बाय एफिशिएंसीज catalyzed by international relations, specialization and competition. Describe the process by which regional economies, societies and cultures have become integrated. So, globalization usually recognized as being driven by a combination of economic, technological, socio-cultural, political and biological. तो ये कुछ इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कम्बिनेशन ग्लोबलाइजेशन का बनता है, जिनमें इकानमी आती है, टेक्नोलॉजी आती है, सोशियो कल्चर आता है, पॉलिटिकल आता है और बायोलॉजिकल फैक्टर। ये फैक्टर मिल के ग्लोबलाइजेशन को तरतीब देते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक सुपरा टेरिटोरियल फेनोमेना है, इसकी कोई टेरिटरी, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो बॉर्डरलेस होती है और इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड को क्रिएट करती है। नेम फॉर द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कनेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इन्हें कनेक्टनेस, इमीडिएटसी, साइमल्टेनिटी या स्पॉन्टेनिटी कहते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन के ज़ुमरे में आता है। जैसे कि प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोफैन मूवी सितंबर 2012 में, आप इसको देख सकते हैं, इसकी भी एक झलक। ये आगे चल के आपको हॉच पॉट जो कल्चर है उसको डिस्क्राइब करता हूँ। वी आर हाइब्रिड, हम हाइब्रिड हैं, हम मिले जुले हैं। हाइब्रिड कैसे हैं? वो हम पाकिस्तान में बॉर्न हुए हैं और यहाँ पे खाते पीते हैं और इंग्लिश बोलते हैं। फिनलैंड मोबाइल यूज़ करते हैं, इटालियन पिज़्ज़ा खाते हैं, तो कोक पीते हैं, तो हॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, और डांस हमारा जो है वो भंगड़ा, हम डांस करते हैं, तो योगा की प्रैक्टिस करते हैं और इंडियन सॉन्ग सुनते हैं। जापानीज़ हाई फिश जो उनके होते हैं उन पे हम इंडियन सॉन्ग सुनते हैं। अमेरिकन ड्रेसेस पहनते हैं और चाइनीज़ टॉयज़ जो खिलौने हैं बच्चों के वो ख़रीदते हैं, और ताइवान कंप्यूटर पे हम वर्क करते हैं, और ब्रिटिश फार्मेसीज़ से हम उनको पिकअप करते हैं, और जर्मन ड्राइव हम यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज़ ऑल अबाउट। तो इन सारी चीज़ों का जो हम हाइब्रिड हो चुके हैं, इन सारी चीज़ों का मजमुआ ग्लोबलाइजेशन है, और इसे एक हौच पौच कल्चर कहते हैं। तो हौच पौच कल्चर के अलावा जो इंटरकनेक्टनेस है और इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, जिनमें फ्री ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, गुड्स और सर्विस होती है अक्रॉस नेशनल फ्रंटायर के। जैसे कि सोशल मीडिया है, बेस्ट एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन की, वहाँ पे सब लोग होते हैं। और ट्रू डेफिनेशन अगर ग्लोबलाइजेशन की देखें तो वो बेसिकली आती है प्रिंसेस जो डियाना की डेथ थी, वो कैसे, अब ये भी एक हौच पौच की एक एग्जांपल है। जो प्रिंसेस डियाना की जब डेथ हुई, उसकी जब डेथ हुई तो कैसे हुई, हाउ कम?
बेसिकली वो एक इंग्लिश प्रिंसेस थी और इजिप्शियन बॉयफ्रेंड था उसका, और जो क्रैश हुआ इन अ फ्रेंच टनल। तो फ्रेंच टनल में उसकी जो उसकी सवारी थी वो क्रैश हुई, और वो जो ड्राइव कर रही थी वो जर्मन कार थी और डच इंजन था उसका, और ड्राइव जो कर रहा था वो एक बेल्जियन था जो कि ड्रंक कर रहा था स्कॉटिश विस्की, स्कॉटलैंड की बनी हुई विस्की, और क्लोजली बाय इटालियन पेपराजी। उसके बाद जापानीज मोटरसाइकिल जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, ट्रीटेड बाय एन अमेरिकन डॉक्टर ने उनको ट्रीट किया, और ब्राज़ीलियन मेडिसिन यूज़ करके। तो ये एक ट्रू एग्जांपल है डेफिनेशन ग्लोबलाइजेशन की, आप इसमें समझ सकते हैं। तो इसके बाद एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन की और भी हैं, जैसे मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन हैं, वो ग्लोबल स्केल पे ऑपरेट करती हैं। कुछ ऑटोमोबाइल जो यूज़ पार्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज एज इन कार बेइंग असेंबल्ड, जो कि यूनाइटेड स्टेट में बनते हैं, उनको कुछ पार्ट्स जापान में, जर्मनी में या साउथ कोरिया से वहाँ से आते हैं। तो यूरोपियन यूनियन को देखें तो इकानमी और पॉलिटिकल यूनियन है 28 कंट्रीज़ की, जिसमें ये रिसेंटली 27 कंट्री हो गए हैं। तो इसमें यूके लेफ्ट कर गया है। तो ये भी एक इकानमिक और पॉलिटिकल यूनियन है, ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड को डिफाइन करती है। नेफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि वहाँ पे बैरियर रिमूव कर दिए गए थे। और वेस्टर्न स्टाइल होटल्स को देखें, टॉयलेट्स को देखें, शावर को देखें, फिटनेस सेंटर होते हैं और रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो मैन बिजनेस देखें, सूट विद कलर टाई एंड बटन शर्ट्स हैज़ बिकम यूनिवर्सल। तो ये यूनिवर्सलिटी जो है ना, ये हमें शो करती है ग्लोबलाइजेशन की। जैसे कि ग्रीक कल्चर अफ्रीका में, यूरोप में और एशिया में अलेक्जेंडर द ग्रेट की वजह से वहाँ पे फैला हुआ है। तो ये भी एक रीज़न है कि कुछ सिटी में, जो कि अलेक्जेंडर इन अफ्रीका, इजिप्ट और तुर्की। तो सिल्क रोड की अगर एग्जांपल देखें तो वो एक ट्रेड रूट है बिटवीन चाइना एंड द मेडिटेरेनियन सी एरिया। तो एंड इज अलाउड द एक्सचेंज ऑफ नॉट ओनली गुड्स बट कल्चर एंड नॉलेज। तो क्रिश्चियन मिशनरीज फ्रॉम यूरोप एडेड टू द ग्लोबलाइजेशन of improved travel facilitated the growth of globalization as people moved for a better job, better life, fled from danger or ऑपरेशन। तो जो यहाँ से इमिग्रेशन जो माइग्रेट होकर जाते हैं, वो भी उनके कल्चर में जाकर ढल जाते हैं। तो फूड एक और फैक्टर है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुशी इन दुबई और इंडियन फूड इन यूरोप। तो ये भी जैसे मैकडोनल्ड हो गया, मैकडोनल्ड की बात भी आप कह सकते हैं, और सेटेलाइट और टेलीविजन की बात भी कर सकते हैं। इंटरनेट मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्लोबलाइजेशन में। जैसे कि उसके बाद ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क है, जैसे CNN है, तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा सेल फोन है, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को कनेक्ट किए हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू। फूड को देखें तो पेप्सी, मैकडोनल्ड है। ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो रेड क्रॉस है। तो इसने दुनिया को एक ग्लोबलाइज दुनिया में चेंज किया हुआ है। ऑन एन इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो ग्लोबलाइजेशन ने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट किया है, इंडिविजुअल की और फैमिलीज को भी अफेक्ट किया है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज लेवल वेल्थ कंफर्ट मटेरियल गुड्स एंड नेसेसिटीज अवेलेबल टू अ सर्टेन सोशो इकोनॉमिक क्लास इन अ सर्टेन जियोग्राफिक एरिया। तो ऑन नेशनल लेवल पे भी ऐसी है, नेशनल लेवल पे भी ऐसे ही एक अफेक्टेड हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड इनटू वन नेशन, जिसमें एक सिंगल प्लेस है, थिएटर है, प्लेटफॉर्म है, एज अ कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने ब्रेकफास्ट करना है न्यूयॉर्क में, लंच लंदन में और डिनर दुबई में। यू मे बी वेयरिंग फ्रेंच वॉच, इटालियन शूज़। तो ये भी एक एग्जांपल आ सकती है। इसको ऐसे भी डिस्क्राइब किया जा सकता है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कल्चर्स, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, आइडियाज़, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस और जो गैजेट्स होते हैं, इनको भी कम्बिनेशन को। तो माइकल जैक्सन की देखें, वो भी एक आल्सो सिंबल ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। हाउ? वो कैसे? वो ऐसे कि जब पर्सनल उसकी एक्सीलेंस है, वो दुनिया में फेम है उसकी, ग्लोबल फेम है। उसके बाद ग्लोबल एक पर्सनैलिटी है, तो ग्लोबल आउट पोरिंग ऑफ ग्रीफ भी इसमें समझा जाता है। तो उसकी जब डेथ हुई तो ग्लोबल फनरल सेरेमनी हुई थी। तो ये माइकल जैक्सन एग्जांपल है। द होल वर्ल्ड मोर्न। तो ये देखें, जब स्टीव जॉब्स कैलिफोर्निया कि जब उसकी मेंशन हुआ था, मेंशन में उसकी, तो फ्रेंड्स भी आए थे, रिलेटिव भी, और अक्रॉस द ग्लोब आए थे। ठीक है, ये आप इसमें देख सकते हैं, ये सेरेमनीज हुई थी इनकी, जो स्टीव जॉब्स था कैलिफोर्निया में। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन की एक ट्रू एग्जांपल। अच्छा, आरफा करीम पाकिस्तानी बॉर्न, पाकिस्तान की जो ये एक होनहार तालबा थी, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट में बहुत जो है ना, बहुत सारा इसका वो वर्क है। तो ये आरफा करीम को, ये भी दुनिया में फेम है। तो ये भी ग्लोबलाइज वर्ल्ड में आता है। इसके बाद मलाला यूसुफजई, लॉरियट ऑफ नोबेल प्राइज़। तो इसको तो कौन नहीं जानता। उसके अलावा अगर देखें तो ये आप देख सकते हैं कि एक ग्लोबलाइज रोनाल्डो अ फुटबॉलर, तो अ प्लेयर ऑफ फुटबॉल। तो इसकी भी फेम किस वजह से है, क्योंकि ये फुटबॉलर है। तो ये ग्लोबलाइज्ड या ग्लोबलाइजेशन की एक पूरी एक जो कम्युनिटी है, एक वन कम्युनिटी को ये डिस्क्राइब कर रहा होता है। उसके बाद हिस्टोरिकल फेनोमेना को देखें तो फर्स्ट वेव जो ग्लोबलाइजेशन की, वो किक्ड ऑफ हुई थी बाय वर्ल्ड वार फर्स्ट, और सेकंड ग्लोबलाइजेशन की वेव जो है ना, वो सेकंड वर्ल्ड वार में। और जो थर्ड वेव थी, वो आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, जो सोवियत यूनियन थी 1991 में। फोर्थ वेव को देखें तो ये 1880, ये जो 14 वेव है, इसको देखें तो ये करंट की वेव है, ये 1990 से बाद की। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, और इंटरनेट थिंग्स जो उसमें ज़्यादा यूज़ हुई हैं, वो इसमें आ जाती हैं फोर्थ वेव में। आप ग्लोबलाइजेशन को इसमें समझ सकते हैं कि नॉर्म्स, आइडियाज़, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी और आइडेंटिटी। तो इसमें सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, और इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ग्लोबल पार्ट जो ग्लोबल नेशन को बनाता है।
इसके बाद अगर बात करें तो ग्लोबल जो कल्चर या सोशल इम्पैक्ट एस्पेक्ट की, तो ब्लेंडिंग डिफ्यूजन ऑफ कल्चर होती है, ट्रेंड टुवर्ड होमोजेनिटी है, तो दैट विल इवेंचुअली मेक ह्यूमन एक्सपीरियंस एवरीवेयर एसेंशियली द सेम। तो ग्लोबल कल्चर इज मेकिंग द वर्ल्ड क्लोजर एंड मोर यूनाइटेड, दुनिया को बहुत क्लोज कर दिया है, लाइफस्टाइल उनका सेम हो गया है। बाय एंड लार्ज द अमेरिकन सिविलाइजेशन इज ऑन द मार्च। आप इसको देख सकते हैं, ग्लोबल या जिसे अमेरिकन नॉर्म कहते हैं, हमने उनको अडॉप्ट किया हुआ है। फास्ट फूड जो चेन है, इसमें आप फास्ट फूड चेन ये CNN के एग्जांपल देख सकते हैं, एक इसने ये कल्चरल या सोशल एस्पेक्ट दुनिया इसको सुनती है। और इसमें देखें ये नाइक है। इसके बाद ये मैकडोनल्ड को देखें, 31,000 ब्रांचेस हैं दुनिया में। ये आप इसमें देख सकते हैं कि 31 मैकडोनल्ड की जो ब्रांचेस हैं दुनिया में वर्क कर रही हैं, तो दुनिया को एक वन कम्युनिटी बना दिया हुआ है। इसके बाद ये आप पेप्सी को देख सकते हैं। तो हॉलीवुड कल्चर को देखें तो हॉलीवुड कल्चर ही ऐसी है। ये आप अमेरिकन या वेस्टर्न डांस देख सकते हैं, ये वेस्टर्न जो मूवीज़ हैं उनके क्लिप्स हैं। उसके बाद ये वेस्टर्न मूवीज़ के क्लिप्स हैं। ये आप वॉलमार्ट जो सुपर सेंटर है उसकी एग्जांपल देख सकते हैं, तो बहुत जगह इसकी जो वो बनी हुई हैं ब्रांचेस। तो 35 मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जो कि प्रोक्टर और गैम्बलिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। उसके अलावा डेथ ऑफ डिस्टेंस होती है, जैसे कि कंफर्ट है, नॉलेज वर्ल्ड है, और अवेयरनेस यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ थाट्स है। और कुछ में न्यू एवेन्यूज होते हैं, डीप ओशन जो टेक्नोलॉजी या टेक होती हैं। और कुछ में पर्सनल एक्सीलेंस भी है, जैसे कि मैंने आप बताया है, जैसे कि एग्जांपल इमरान खान की एग्जांपल है, एक क्रिकेटर, उसके बाद फिर एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो इसकी पर्सनल जो एक्सीलेंस है। इसके बाद बात करें तो जो पोर्टफोलियो है ऑफ प्रोक्टर एंड गैम्बल कंपनी, जिसमें 50 डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो कि मोस्टली परचेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये देख सकते हैं आप इसको। तो ये एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड की एक ग्लोबलाइजेशन की एग्जांपल है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखें तो ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बने थे 1944 में, जिसमें गैर था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, IMF था, और वर्ल्ड बैंक था। तो वर्ल्ड बैंक इनटू बीइंग 1995 में जब कुछ एजेंडा के थ्रू बनाया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट पावरफुल जो गवर्निंग बॉडी है ये इस दुनिया में। उसके बाद लिबरलाइजेशन ऑफ इकानमी को देखा, जिसमें फ्री ट्रेड होती है, ड्यूटीज़ को रिड्यूस किया जाता है और ट्रेड बैरियर को ख़त्म किया जाता है और गवर्नमेंट कंट्रोल को मिनिमाइज किया जाता है, तो लिबरल इकानमी। और प्राइवेटाइजेशन या डी रेगुलेशन जिसे कहते हैं, वर्ल्ड वाइड कंपटीशन है जिसमें स्टैंडर्ड को देखा जाता है। तो डाइवर्सिटी इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को देखें तो कम्पिटेटिव एज है, इंक्रीज ग्रो है। तो ग्लोबल कॉमन मार्केट को देखें तो जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड और कैपिटल को प्रमोट करती है। तो रिस्ट्रिक्शन जो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे उनको कम करती है, और ये कारपोरेशन को अलाउ करती है कि अपनी जो फ्रेंचाइजेज हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, वो भी जहाँ पे आप उनके प्रोडक्शन के हिसाब से, जहाँ पे प्रोडक्शन कम है तो वहाँ पे अपनी न्यू जो फैक्ट्रीज़ हैं या ब्रांचेज हैं वो ओपन करें। तो 100 जो दुनिया की 100 लार्जेस्ट इकानमिक एंटिटी हैं, उनमें 51 आर नाउ कॉर्पोरेशन एंड 49 आर कंट्रीज़। उनमें 51 जो कॉर्पोरेशन हैं और 49 उसमें कंट्रीज़ हैं लार्जेस्ट इकानमी। तो ये जनरल मोटर्स की आप देख सकते हैं, डेनमार्क जो वॉलमार्ट है, और एक्सॉन मोबाइल है, फोर्ड मोटर है, और डैमिल क्रिस्टल है, आप इसको देख सकते हैं। इकानमिक एम्पीरियलिज्म और थर्ड वर्ल्ड इकानमी जो तबाह हो रही है, डिस्ट्रॉय हुई है, इसी की वजह है। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को देखें तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आता है कि डेमोक्रेटाइजेशन, जो कि 80% नेशन आज डेमोक्रेसी की फॉर्म में ढल चुकी है। तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और ग्लोबल लॉज है, जैसे डिसीजन मेकिंग है, UN है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, ILO है, NGOs है, और यूरोपियन यूनियन है। तो इनमें फॉर एग्जांपल IMF की एग्जांपल लें तो IMF जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है उनको जो कर्जे हैं वो बहुत कम मिकदार में देते हैं, रेयरली कभी कभार देते हैं। तो IMF को कर्जा देने के लिए उनकी कंडीशन होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है कि उनमें डेमोक्रेसी हो। तो ये नेशन स्टेट सिस्टम आजकल चेंज होता जा रहा है और सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज हो गई है, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो गई है, तो सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज हो गई है। इसके बाद सुपरा टेरिटोरियल एस्पेक्ट्स और सब टेरिटोरियल एस्पेक्ट्स, इसको भी देखें तो UN जैसे G8 कंट्री है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, तो ये सुपरा टेरिटोरियल एस्पेक्ट है इसका, या सब टेरिटोरियल एस्पेक्ट भी इसे कहते हैं। इसके बाद ग्लोबल गवर्नेंस है, जो कि इंडिकेटर बाय UN, IMF, वर्ल्ड बैंक को बताते हैं, पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म है और सॉवरेनिटी डाइल्यूटेड है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आती हैं। इफ़ यू डोंट कम टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी विल कम टू यू। तो कंडीशन ये है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी और इसकी कंडीशन क्या है। तो एंटी ग्लोबलाइजेशन कुछ सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ब्रेक्जिट और डोनाल्ड ट्रंप की आप देखें एक बैकलैश हुआ था। तो बैकलैश बेसिकली एक अलाउनेस या डिसकनेक्टनेस को शो करता है, जब ट्रंप ने कहा था कि प्रोटेक्शनिज्म या अमेरिका फर्स्ट। और ब्रेक्जिट को देखें तो UK एक अलाउनेस में क्यों चला गया है, उसने यूरोपियन यूनियन से जो एग्जिट किया है उसकी क्या रीज़न है, ये भी एक एंटी ग्लोबलाइजेशन सेंटिमेंट्स में आता है। अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका अलोन, ये भी है रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बेसिकली नेशनलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, इनइक्वालिटी, डिस्ट्रस्ट और लैक ऑफ होप हैज़ लेड टू पॉपुलिज्म। तो ये पॉपुलिज्म की फॉर्म में ये सारी चीज़ें आती हैं जिन्हें प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। तो बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे वो भी प्रोटेक्शनिज्म या पॉपुलिस्ट लीडर थे। तो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म हैड नॉट डिलीवर्ड ऑल दैट इज प्रॉमिस्ड। तो ये फ्री मार्केट वहाँ पे नहीं होते, क्योंकि वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट हैज़ बीन बुलशिट। तो नाउ राइज ऑफ लिबरल एंड एंटी फॉरेनर पॉलिसीज, ये भी बहुत बड़ा एंटी ग्लोबलाइजेशन की फॉर्म में आ चुका है। ग्लोबलाइजेशन आजकल अंडर अटैक है, जैसे इलेक्टोरल विक्ट्री डोनाल्ड ट्रंप की हुई है, ब्रेक्जिट हुआ है वोट। तो राइज ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म इन मेनलैंड यूरोप में है,
तो ये सारी बैकलैश आ रहा है जिसमें ग्लोबलाइजेशन को। तो नियोलिबरलिज्म की भी इसकी वजह है, नेटिविज्म, रेसिज्म। तो रेसिज्म बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, जैसे कि 16 दिसंबर को मैटियो रेनजी इटली लॉज ए रेफरेंडम, ऑस्ट्रियन प्रेसिडेंट ने सर्वाइव किया, ग्रीस में भी ऐसे रहा। तो ये वो चीज़ें हैं। अब जनवरी 2017 को देखें तो 0.5 मिलियन जो वुमेन थी उन्होंने मार्च किया न्यूयॉर्क में, लॉस एंगल में, शिकागो में। उन्होंने ये कहा कि ये शो, ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन थी, दुनिया ने ये देखी। आप देख सकते हैं कि माई वॉइस, माई स्टोरी, माई बॉडी। तो ये आप देख सकते हैं, इस मैप में देखें आप। फ्रेंचाइज ये जो फ्रांस की जो मेरीन ली पेन थी, इसने भी ऐसे हुआ। और इसके बाद नाइजल फ्रैंक ने यूके, इसने भी ऐसे ही डिक्लाइन किया। उसके बाद ग्रेट जो विल्डन था डेनमार्क का, उसने भी ऐसे ही डिक्लाइन किया। इन सब की जो डिक्लाइन की वजह थी वो बेसिकली एंटी ग्लोबलाइजेशन सेंटिमेंट्स है। अब अगर देखें तो फ्रांस इलेक्शन हुए थे मई 2017 में, जिसमें मैक्रोन विन कर गया था। तो उसके बाद ये 21 में भी ऐसे हुआ, मैक्रोन विन कर गया। तो फ्रेंच जो प्रेसिडेंट था, जो उसकी फार राइट थी, ली पेन, तो वो डिक्लाइन हो गई थी। इसकी वजह ये है कि ये बेसिकली जो एंटी ग्लोबलाइज्ड इनकी पॉलिसीज हैं। तो हर फॉर इन ईच इंस्टेंट सिटीजन हैव अपसेट द पॉलिटिकल ऑर्डर बाय वोटिंग टू रोल बैक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि ब्रिक्स को सपोर्ट करना लार्ज अमाउंट में, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ था। बट वाई द डिसकंटेंट, तो ये हुआ क्यों? ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो विक्ट्री थी, अब रिवाइवल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप भी हो रहा है। इट में पॉसिबल कि वो अगेन जो है ना लीडरशिप में आ जाए। तो इसका फ्यूचर क्या होगा? तो रूट्स ऑफ टुडे ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये बेसिकली बहुत वर्ल्ड वार सेकंड से आते हैं। 44 में, 1944 में जो अलाइड कंट्रीज थे ब्रिटेन वुड में, जो कि न्यू हैम्पशायर में एक सिस्टम जो है ना ओपन मार्केट और फ्री ट्रेड का उन्होंने स्टैब्लिश किया था। तो न्यू इंस्टीट्यूशन जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक नेशनल इकानमीज बनाई थी एक इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर कि दुनिया ग्लोबलाइज हो जाए। तो उनका बिलीव ये था कि ग्रेटर ग्लोबल इंटीग्रेशन जब होगी तो उसमें पीस होगी और प्रॉस्पेरिटी होगी, इकोनॉमिक नेशनलिज्म में। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ वेल्थ है, मेड इकोनॉमिक सेंस फॉर कॉर्पोरेशन एंड शेयर होल्डर बट इट नॉट हेल्प वर्कर। तो वर्कर के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस वजह से ओनली 1% एलीट कंट्रोलिंग, 10% अमेरिकन कंट्रोलिंग और 90% ऑफ वेल्थ जो एंग्री पॉपुलेशन है, तो वो कंट्रोल कर रही है। पॉपुलेशन रेजिस्टेंस को देखें, यूरोपियन यूनियन में जो कि इमिग्रेशन या चीप लेबर फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, हेल्थ लिविंग स्टैंडर्ड इशूज़ हैं और पीपल की मूवमेंट है, 100,000 ऑफ पोल्स जो यूके में मूव कर जाते हैं हर साल। और कुछ चैलेंजेस भी हैं। यूरोपियन यूनियन ये पॉइंट जो इन्फ्लेक्शन का है, तो उन्होंने नोट किया है। तो इस वजह से उन्होंने कुछ बैरियर्स लगाए हैं। तो ये बैरियर्स जो है ना, ये बैरियर यही रिप्रेजेंट करती हैं कि एंटी ग्लोबलाइजेशन सेंटिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा थ्रेट है। सो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म फेल्ड टू डिलीवर ऑल दैट इज प्रॉमिस्ड। ये रिसेंटली आपने ये US और चाइना का एक ट्रेड वार सुना होगा। तो ये फ्री जो मार्केट थी कैपिटलिज्म की, वो फेल होती जा रही है। इसकी रीज़न यही है कि एंटी ग्लोबलाइजेशन जो सेंटिमेंट्स हैं, तो ये एंटी ग्लोबल सेंटिमेंट जितने ज़्यादा ग्रो होंगे तो ग्लोबलाइजेशन डिक्लाइन कर जाएगी। कल्चरल बैकलैश में देखें, फेयर एंड रिजेंटमेंट है, जो कि इमिग्रेंट से आती है, जो कि अपना कल्चर इम्पोज करते हैं। और कुछ का सोचना ये भी है, तो ये भी है कि रूलिंग जो BJP है भारत इंडिया में, जिन्होंने रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और पॉलिटिकल नेशनलिज्म कहा है, तो ये राइज ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है। ऑटोमन एम्पायर का बहाली जो तैयब एर्दोगान तुर्किया में, उसका भी यही है। ऐसे ही फ्रांस, इटली और ग्रीस में भी यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। रिवेंज ऑफ पुअर लूजर को देखें तो आर मिस हैंडलिंग फेलियर ऑफ ग्लोबलाइजेशन बीन अ फैक्ट ऑफ लाइफ आर डेकेड बट हाउ लॉन्ग विल इट कंटिन्यू इन इट्स करंट फॉर्म। कैसे? मैक डेविस ने प्लैनेट ऑफ सलाम इसमें एक बुक लिखी है, ये बुक भी आपको रिकमेंड करूंगा, ये भी आप स्टडी कीजिएगा। उसके बाद वर्ल्ड वर्ल्ड इन डिसअरे, तो ये क्या है? द वर्ल्ड इन डिसअरे, इसको देख लेते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं। इज द एंड ऑफ इनलाइटनमेंट, आर वी गोइंग बैक इनटू द डार्क एजेस, कल्चरल क्लैश, ट्राइबलिज्म, टेररिज्म, व्हाट्स हैपनिंग इन मिडल ईस्ट, ये इसराइल फलस्तीन में, फ्री मार्केट, विल फ्री मार्केट कैपिटलिज्म स्ट्राइक बैक सीरियसली, हाउ इज पॉसिबल। तो ये वो क्वेश्चन है जिनका जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट टू एक्सप्रेस हिज कंसर्न दैट ग्लोबलाइजेशन हैज डिवास्टिंग इफेक्ट्स ऑन डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्पेशली द पुअर। तो पुअर कंट्रीज में उसने जब इस बात से एग्री हो गया, रिमूवल ऑफ बैरियर को फ्री ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज के लिए ओपन होना चाहिए, तो फोर्स फॉर गुड एंड द पोटेंशियल टू इनरिच एवरीवन इन द वर्ल्ड। तो उसने एक बात कही, द वे ग्लोबलाइजेशन हैज बीन मैनेज्ड इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स दैट हैव प्लेड such a large role in removing those barriers and policies that have been imposed on developing countries। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज में उन्होंने बैन किया हुआ या कुछ उन पर इम्पोज की हुई हैं पॉलिसीज, उनको स्ट्राइक, उनको बैक करना चाहिए। स्टेफन हॉकिंग के एग्जांपल, स्टेफन जो ये हॉकिंग था, इसने भी न्यू नेशनलिज्म का एक कंसेप्ट दिया था, जिसे जीनोफीबिया से उन्होंने मुख्तलिफ कहा था। रिकॉल ऑन एन आइडियलाइज पास्ट एज अ क्योर फॉर द कल्चरल क्योर्स ऑफ मॉडर्निटी। तो ये ट्रम्प के कैंपेन में भी इसने बहुत रोल प्ले किया था। हमें ये इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वी हैव टू मीन्स टू डिस्ट्रॉय आवर वर्ल्ड बट नॉट टू स्केप इट। रिजेक्शन ऑफ द एलिट्स इन बोथ अमेरिका एंड ब्रिटेन, तो वहाँ पे एलिट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। दीज वोट्स आर
आउटपोरिंग ऑफ क्रूड पॉपुलिज्म। तो पॉपुलिज्म की फॉर्म में हमें न्यू ग्लोबलाइजेशन जो थ्रेट्स है वो मिलता दिखाई दे रहा है, जिससे हम लोकल को बाय कर सकते हैं। तो कंसिक्वेंसेस इसके क्या है? रूरल प्रूफ बैक टू सिटीज to shanty towns driven by hope, and then often finding that the Instagram nirvana is not available there. They seek is overseas. तो ये इसके consequences में we face awesome environmental challenges, climate change, food production, overpopulation or decimation of the other species, epidemic disease, acidification of the oceans। ये वो चीज़ें हैं जिनमें ग्लोबल ट्रेड जैसे 2009 में फॉल होना शुरू हुई थी और हमने ग्लोबल ट्रेड डिक्लाइन होती देखी 2015 में। ये आप बैड फॉर गुड्स को देख सकते हैं इसका। इसके बाद एंटी रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3 प्रिंटिंग जो एलिमिनेटेड जॉब्स हैं, इसमें पॉलिटिकल प्रोसेस फॉर जो प्रोटेक्शनिज्म है उसमें राइज हुआ है। तो ग्लोबल ट्रेड को देखें तो वो गुड होती है बेसिकली अमेरिकन पॉलिसी मेकर और इकॉनमीज के लिए। ये रिपेडली फाइटिंग हो रही है जो जनरल पॉपुलेशन है। 2002 में जो न्यू रिसर्च हुई थी उसमें 78% अमेरिकन ने ग्लोबल ट्रेड को सपोर्ट किया था, बट 2008 में दी परसेंटेज हैड फॉलन टू 53%। 78 से 53% डिक्लाइन हो गई। जब 2014 में न्यू चेंज क्वेश्चन हुआ गए तो सिर्फ 17% ने अमेरिकन ऐसे थे जो सोचते थे कि ये ट्रेड होनी चाहिए। इसके बाद डी ग्लोबलाइजेशन है जो कि अमेरिकन पीपल इंटरेस्ट को रिड्यूस करती है इन प्रॉपिंग अप ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड एक्जैक्टली द टाइम टू वाइज स्टेप। वो ये समझते हैं कि अब जो विलिंग टू अंडर राइट है इंटरनेशनल सिक्योरिटी विद देयर टैक्स डॉलर अंडर दीज कंडीशन द यूनाइटेड स्टेट पब्लिक में डिमांड a return to the limited strategic concept of defending। तो मकसद ये है कि वही भी प्रोटेक्शनिज्म चाहते हैं। तो आइसोलेशनिस्ट जो उनकी पॉलिसी थी आइसोलेशन की, उसके बाद फोर्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है विल अनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स ब्रिंगिंग अमेजिंग एडवांस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो जिसमें कोई शक नहीं कि ग्लोबल इकानमी चेंज हो जाएगी बहुत सारे तरीकों से, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, एनर्जी, एग्रीकल्चर। तो ये लोकलाइज प्रोडक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगी। तो नेट इफेक्ट क्या होगा इसका? वो स्लो हो जाएगा और इनकी ग्लोबलाइजेशन रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। अगर ये होता है तो बेसिक जो असम्पशन ये हैं, तो 60 ईयर जो पोस्ट कोल्ड वॉर के सेकंड के थे, तो वो प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी के उनको भी चेंज कर देगा। तो डी जो ग्लोबलाइजेशन है वो ट्रेंड मस्ट बी मॉनिटर्ड क्लोजली एंड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी विल हैव टू एडजस्ट इमर्जिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रियलिटीज। तो पॉलिटिकल रियलिटी को भी समझना चाहिए, इसे मैनेज करना चाहिए। टू डू दैट वी नीड टू ब्रेक डाउन नॉट बिल्ड अप बैरियर्स विदन एंड बिटवीन द नेशन। विदन भी होनी चाहिए और नेशन के जो इनके हैं बिटवीन है वो भी रिमूव होना चाहिए। स्टीफन हॉकिंग ने क्या कहा था ये मैंने आपको पहले बता दिया। इसके बाद रिक्लेमिंग जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन हैज नाउ बिकम द कैच वर्ड टू encompass the rapid and often disquieting and disruptive social and economic changes of the past 25 year 25 year से ये सारा होता जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन ये है, इज नाउ नॉट वेदर वी शुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट ग्लोबलाइजेशन बट हाउ वी शेप एंड गाइड इट टू दूज मोर प्रोग्रेसिव गोल्स। ये सवाल होता है, हमें ज़रूरत है इस पॉइंट पे सोचने की। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें सोचने की ज़रूरत है। जब से लास्ट फ्यू डेकेड में देखें तो ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली वेल्थ और बहुत सारी वेल्थ क्रिएट की है और मिलियन को जो है ना आउट ऑफ पॉवर्टी से उनको ले आए हैं। तो आज ये कम्बिनेशन जो है ना टेक्नोलॉजी का, पॉलिटिक्स का या सोशल प्रेशर का, तो ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन को रिवर्स करने के लिए करने का एक मेथड है। तो जब न्यू टेक्नोलॉजी कंटिन्यू होगी जो वेल्थ क्रिएट करेगी, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कोई फेवर देगी और रीजनलाइजेशन को इंक्रीज करेगी जो उनकी इकानमी है या डिफरेंसेस हैं जो कि उनकी ग्रोथ होती है। तो इस वजह से डेवलपिंग कंट्री को कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम को देखें तो प्रॉब्लम क्या है ग्लोबलाइजेशन में? कल्चर क्लैश आता है, कमर्शलिज्म आता है, मटेरियलिज्म आता है, डोमिनेंस ऑफ यूएस कल्चर आता है, राइजिंग पॉवर्टी, डिस्पैरिटी, राइजिंग डिसकंटेंट, एमडीजीज के बाद टेररिज्म, जिहादी कल्चर आता है, सिविल वार्स आती है मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में देखें डिसमेंटलिंग ऑफ नेशन स्टेट जिसे ड्रोन की वजह से थर्ड वर्ल्ड इकानमीज इन शैम्बल्स, ग्लोबल वार्मिंग है, पुअर नेशन जो विक्टिम है। उसके बाद एमएनसीज सुपर एलीट ग्रुप है वो ज़्यादा अप होते जा रहे हैं, डिजीज़ कांगो, डेंगू, सार्स और जो रिसेंटली कोविड-19। उसके बाद रेफ्यूजीज माइग्रेशन, नेशन इनफ्लक्स, ह्यूमन राइट वायलेशन जिसे टॉर्चर के थ्रू भी हम कह सकते हैं। तो 2016 को देखें तो वर्ल्ड ट्रेड रिकॉर्ड बिगेस्ट रिवर्सल सिंस क्राइसिस लेट ऑफ 2015। तो 2015 को बहुत फर्स्ट ईयर रहा है ग्लोबल ट्रेड से। उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस जो स्टार्ट हुए हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एन एरा ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अब इसको देखते हैं ग्लोबलाइजेशन एक अनसर्टेनिटी का एरा कैसे बनता है। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक जैसे अटैक हुआ था अमेरिका पे 9/11 को और अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स हुई थी, तो इराक में भी हुई थी, इकानमी ग्लोबल रिसेशन आया था 2008 में, अरब स्प्रिंग 2011 में, आईएस का 2014 में ये राइज हुआ था, ब्रेग्जिट हुआ था और ट्रंप विक्ट्री हुई थी। फिर ट्रंप का डिक्लाइन भी हो गया वैसे। उसके बाद यूएस विथड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान। ये वो पॉइंट हैं जो कि एक एरा ऑफ अनसर्टेनिटी को शेप करते हैं। इसके बाद बाइडेन का डिक्लाइन भी हो रहा है। बाइडेन का डिक्लाइन कैसे है? क्योंकि रिवाइवल ऑफ ट्रंप हो रहा है। तो ब्रेग्जिट अ ब्लो टू ग्लोबलाइजेशन, क्या ये ग्लोबलाइजेशन के लिए एक ब्लो थी। उसके बाद नवंबर 2016 में ट्रंप की विक्ट्री हुई, तो स्टॉक होल्डर ये फाइंड किया कि जापान यूएस एंड नेफ्टा ट्रांजेक्शन पॉलिसी, तो यूएस नेफ्टा से विदड्रा कर गया, ट्रांजेक्शन पॉलिसी विदड्रा हो गई। न्यू साउथ ओशन पॉलिसी दी फ्यूचर ट्रेंड यूरोप में क्या पॉसिबल है। तो एनार्की जो कमिंग एनार्की बाय रॉबर्ट डी के प्लान फ्यूचर वाद ऑन ट्राइबल
कम्युनल एंड इथनिक बेसिस। तो ये भी इसमें देख सकते हैं 2016 से बाद ब्रेक्सिट और ट्रम्प के बाद जब 30 ईयर डोमिनेंस न्यू लिबरलिज्म की खत्म हो रही थी, फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड, लिबर्टी, फ्रीजम, उसके बाद रियोगनॉमिक्स और जो इसमें नेटिविज्म, रेसिज्म, ट्राइबलिज्म, बेस्ट सोर्स फॉर ह्यूमन जो सिक्योरिटी है, नो प्लेस फॉर इमिग्रेंट्स, वोटिंग अलोंग नेशनलिज्म फॉर राइट लाइन्स। तो इसमें होता क्या है, नेशनल वो वाई ब्रेक्सिट ब्रेक्सिट क्यों होती है, मई 2017 में स्नैप इलेक्शन होते हैं, 2017 में यूके में पोवर्टी इंक्रीज, इनकम कट्स, लो वेलफेयर रिटर्न, हाई टैक्सेस, इन्फ्लेशन, डिस्पैरिटी, ये वो चीज़ें थी जो ब्रेक्सिट की वजह बनी। मार्जिनलाइजेशन, पुअर माइनॉरिटी, राइजिंग इनइक्वालिटी, ग्लोबलाइजेशन, इनइक्वालिटी, नॉर्मलाइजेशन, फ्री ट्रेड होती है इन ऑल बेनिफिट एमएनसीज। नाउ लिबरलिज्म अंडर क्वेश्चन एट इस ग्राउंड राइट फॉर या राइट। ट्रंप हैज अटैक्ड नियोलिबरलिज्म। ट्रंप रेडिकल फॉरेन पॉलिसी थी जो कि शर्ट नेशन ऑफ यूएस होल्डिंग रेवल हो गई। उसके बाद हिलरी स्टूड फॉर स्टार्ट को, तो शी एंड यूएस मीडिया वाज मच इन थ्राल ऑफ नियोलिबरलिज्म। तो नियोलिबरलिज्म फिर भी डिक्लेयर कर गया। अमेरिका की जो एक्सेप्शनलिज्म पॉलिसी थी, लिबरल वैल्यूज थी, वो बेसिकली आइसोलेशन में चली गई। यूएस ग्लोबल रोल खत्म हो गया क्या, ये भी एक सवाल है। फिलिपाइन जो प्रेसिडेंट था, उन्होंने नो मोर डिपेंडेंसी ऑन यूएस उन्होंने अनाउंस की। बैक टू स्टेट सोवरेनिटी, अफगानिस्तान से विदड्रा होना, इराक से विदड्रा होना। उसके बाद रियलिज्म का एरा। तो इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से रियलिज्म वो वह थ्योरी है जो हमेशा डोमिनेंट रही है। एंड ऑफ लिबरलिज्म एंड लिबरल वैल्यूज, ऑल ह्यूमन बीइंग डिजर्व रिस्पेक्ट, मल्टीकल्चरलिज्म, एंड ऑफ फ्रांस फुकियाना हिस्ट्री थीसिस, जो फ्रांस फुकियाना ने एंड ऑफ हिस्ट्री दिया था, उसकी भी आप समझ उसका भी एंड हो गया। तो पॉपुलरिटी ऑफ मार्केल इन जो जर्मनी, ये राइज ऑफ मोदी हो गया, इर्दगान हो गया, राइज ऑफ इमरान खान या उसका डिक्लाइन हुआ, उसको भी आप पॉपुलेशन में देख सकते हैं। उसके बाद पुतिन जो पॉपुलिस्ट था, उसके बाद जी जिनपिंग हो गया, जीनोफोबिया और रेसिज्म, 3 यूएस प्रेसिडेंट रियागन, बुश जूनियर और ट्रंप हैव ऑलरेडी इरोडेड इकानमी, पॉलिटिकल और सोशल लिबरलिज्म। तो बाइडेन की पॉलिसीज भी ऐसी हैं जो कि ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो नो नाउ ड्रास्टिक रीओरिएंटेशन ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर, फेलियर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन टू अपहोल्ड वैल्यूज ऑफ लिबर्टी एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, राइज ऑफ अनहिंडर्ड रियलिज्म एंड अलायंस, जैसे होते रहते हैं। फैक्टर्स को देखें, इसमें कंट्रोवर्सी आती है। तो इसमें कंट्रोवर्सी आती है, कुछ कहते हैं कि फ्री ट्रेड होनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होनी चाहिए। तो वो इलीगल इमिग्रेशन जैसे मैक्सिको में होती थी, तो फिर नेफ्टा को उन्होंने खत्म करके फिर बैरियर या वाल लगाने शुरू कर दी। कुछ सेलिब्रिटी होती हैं दैट हैज कंटिन्यू ड्यू टू द सेकंड रीजन फॉर द सक्सेशन ऑफ सेलिब्रिटी, जैसे ट्रंप था। ट्रंप मोस्ट फेमस था थ्रू फार फ्रॉम द रिचेस्ट अमेरिकन बिलियनियर में शुमार होता था। तो उसने 3 टाइम्स एज मच न्यूज़ कवरेज की रिपब्लिकन कैंडिडेट के लिए। तो ये भी सेलिब्रिटी की एक वजह बनती है। उसके बाद पॉपुलिस्ट रिवोल्ट होता है जो इमिग्रेशन और ट्रेड में, इट इज़ टाइम फॉर यूएस टू कम टुगेदर। तो ये ट्रंप ने कहा था। उसके बाद वोटर फ्रस्ट्रेशन होती है जो कि साइलेंट ट्रंप वोट था, जो चैंटेड हुआ था। उसके बाद आउटसाइडर का एक नजरिया होता है जो अगेंस्ट इनसाइडर होता है। अमेरिका द डिवाइड, ट्रंप जो उसकी विक्ट्री थी ओवर क्लिंटन, तो उसके बाद फिर हालात तब्दील हो गए। इसके बाद देखें तो ट्रंप रॉक्स को देखें तो ट्रंप ने बेसिकली जो अमेरिका का वो नक्शे तब्दील का फ्यूचर ऑफ इफ ट्रंप रिटर्न, अगर फ्यूचर आता है, फ्यूचर में अगर ट्रंप साहब फिर आते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट बनते हैं, फ्यूचर क्या होगा। तो यूएस का फ्यूचर ये भी देखने की बात है। ग्लोबलाइजेशन लीडिंग टू डिसकंटेंटमेंट, तो लिबरल वांट्स द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ द मैनकाइंड, लिबर्टी और इक्वलिटी होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए और ह्यूमन राइट्स को देखना चाहिए। तो नियोलिबरलिज्म जैसे लेजर फेयर थी इकोनॉमिक पॉलिसी की, एडम स्मिथ की इकोनॉमिकली आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड टैक्स कट्स। तो इनकी सारी चीज़ों को इन्होंने इग्नोर किया हुआ है। जेफरसन जो पर्सपेक्टिव था फ्रीडम लिबर्टी राइट्स का, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद बैकलैश में ट्रंप का बैकलैश हुआ था मिडल ईस्ट से। उन्होंने कहा था जी मैं कैसे किंगडम सऊदी अरब को दिया दिया, सपोर्ट नहीं कर सकता। इमिग्रेशन भी पॉपुलिज्म जब पावर में आते हैं तो कंट्रोल जब उनका गवर्नमेंट में आता है तो वो बहुत फिर इमिग्रेशन भी बैन कर देते हैं। जैसे कि अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट, मेड इन अमेरिका। तो पॉपुलिज्म मीन्स इंटरेस्ट ऑफ जनरल पीपल कंट्रास्टिंग विद द इंटरेस्ट ऑफ द एलीट, इकोनॉमिक पॉपुलिज्म इसे कहते हैं। तो ट्रंप ने भी यूएस के साथ वो रिलेशन रखना चाहता था। दूसरी साइड पे बाइडेन ने कभी सोचा भी नहीं कि वो रशिया पुतिन से जो उससे रिलेशन अच्छे रखे। नेटो इज ऑब्सोलेट, तो नेटो बेसिकली ऑब्सोलेट कैसे है, तो एडिशन जो न्यू मेंबर में हुई है इसने भी प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो ग्लोबलाइजेशन की तरफ तो वो गए हैं, बट उनमें एक डिवाइड खड़ा हो गया है। तो डिवाइड कैसे हुआ है, आप रशिया को देखें, यूक्रेन वार, मिडल ईस्ट में, तो यूक्रेन वार में बहुत कन्फ्लिक्ट्स आए हैं। पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया गया जब से बाइडेन इनाग्रेशन हुई है। प्रेशर किया कि अफगानिस्तान इशू के लिए कुछ आपने किया नहीं है, न्यूक्लियर वेपन है आपके पास। अफगानिस्तान इंडिया के लिए फेवरेट है। तो रोल ऑफ जैसे रोमने सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। इसके बाद अगर एनालिसिस को देखें तो ब्रेक्सिट, ट्रंप, डोमिनो इफेक्ट, तो ये वो बेसिस थी जो नेशनलिज्म, नेटिविज्म, रेसिज्म या फार राइट पॉलिसीज की पॉलिटिक्स थी। मोदी को देखें, मोदी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ काम कर रहा है। एंटी जो सिटीजनशिप एक्ट उन्होंने मुतारफ करवाया है। ईस्ट वेस्ट क्लैश आता है इसमें। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन या नियोलिबरलिज्म की जो बलो है, एंड ऑफ लिबरलिज्म या लिबरल वैल्यूज थी। उसके बाद एंड ऑफ जो फुकियाना की स्टेटमेंट थी, रियलिज्म का एरा आ रहा है। तो न्यू ड्रास्टिक रीओरिएंटेशन है ग्लोबल ऑर्डर की। फेलियर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू अपहोल्ड वैल्यूज ऑफ लिबर्टी एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, और राइज ऑफ अनहिंडर्ड रियलिज्म, न्यू अलायंसेस एंड द डेकेडनेस ऑफ लिबरल इंटरनेशनलिज्म। इसके बाद पाकिस्तान और ग्लोबलाइजेशन को देखें तो पाकिस्तान के पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू एक्सेल प्रोफेशनली या डेवलप ह्यूमन कैपिटल को टू कम्पीट द वर्ल्ड मार्केट, जिससे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ओरिएंटेड पॉलिसीज़ को एक्सपोर्ट कैन ब्रिंग
डायनामिज्म और इसके बाद ग्रेट प्रॉस्पेरिटी के लिए अपनी मशीनरी या इंडस्ट्री को अपग्रेड करना चाहिए और एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन को इस्टेब्लिश करना चाहिए। इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लोर करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। लोकल और फॉरेनर जो इन्वेस्टर आते हैं एफडीआई उससे इंक्रीज होगी। इसके लिए गुड गवर्नेंस को हमें बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सिग्नेचरी है और इसे कभी अलहदगी में ये नहीं रह सकता। तो जो ग्लोबलाइजेशन की ट्रेन है वो बेसिकली फास्ट ट्रैवल कर रही है। तो जो टर्टल वुड बी लेफ्ट बिहाइंड, वी हैव टू राइज टू द ओकेजन और टू मीट द challenges and compete internationally. So we have to choose between the Lexus and the olive tree. तो सामीन, ये हमारी ग्लोबलाइजेशन एंड एरा ऑफ अनसर्टेनिटी ये वीडियो थी। इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।